नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। भारतीय जनता पार्टी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष की अब बारी है। ऐसे में कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक बार फिर वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रिपीट करने को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता भी संभावित प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा संगठन चुनाव को लेकर हलचल तेज। कौन होगा मध्य प्रदेश भाजपा का नया बॉस? क्या बीजेपी फिर रिपीट कर सकती है प्रदेश अध्यक्ष? राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के रिपीट होने के बाद एमपी में लग रही अटकलें। बीजेपी जल्द कर सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। संभावित प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में शामिल हैं कई दिग्गज नेता। पीएम और शाह के दौरे के बाद नाम लगभग तय, घोषणा बाकी। भाजपा संगठन चुनाव पर कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश भाजपा को मार्च में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा के सभी 62 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया है। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी समापन हो चुका है और अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के विधायकों, सांसदों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद किया था, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है और अब केवल घोषणा बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा, भाजपा में नियुक्ति का सवाल नहीं है, निर्वाचन होगा और जो राष्ट्रीय नेताओं की मंशा होगी, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के मताधिकार का प्रयोग होगा, उसके अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब संगठन पर्व चल रहा है तो नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी नैसर्गिक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा होगी, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से भी मताधिकार का प्रयोग होगा, उसके अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द ही मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा आलाकमान वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर मौका दे सकता है। इधर भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिसकी पर्ची निकलेगी उसको बधाई दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जाने किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। और ये जो है पर्ची सिस्टम है बीजेपी में, अगर उनकी पर्ची निकल आएगी तो उन्हें बधाई दे देंगे, किसी और की पर्ची निकल आएगी तो हम लोग उसे बधाई दे देंगे। तो पर्ची का इंतजार करो। मध्य प्रदेश भाजपा में कयास लगाए जा रहे हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, सामान्य, आदिवासी या महिला वर्ग से हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम और मंत्रियों के लिए भी जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा था। वर्तमान में अध्यक्ष पद की रेस में कई सीनियर नेता भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा सीनियर नेता को कमान सौंपती है या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाती है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। भोपाल से बीएस टीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया होने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
पद पर भी जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल कई नाम पहले से शामिल हैं, जबकि अब कुछ और नाम भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, जिसके बाद संगठन में विजयवर्गीय की एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज। संगठन चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जल्द हो सकता है नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। पहले भी विजयवर्गीय को बनाया गया था पश्चिम बंगाल का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव। शाह और विजयवर्गीय के बीच 20 मिनट तक बंद कमरे में हुई बातचीत। सरकारी कामकाज और संगठन को लेकर हुई चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करने के बाद अमित शाह भोपाल से रवाना हो रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें विदा करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने की बजाय वीआईपी लाउंज में चले गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को ढूंढा। विजयवर्गीय जो पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, शाह के संगठनात्मक टीम का हिस्सा थे जब शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगस्त 2015 में शाह ने ही विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। वहीं जब अमित शाह का संदेश कैलाश विजयवर्गीय तक पहुंचा तो वह उज्जैन के रास्ते में थे। उन्हें एक पार्टी कार्यकर्ता की शादी में शामिल होना था और फिर महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना था। वह भोपाल के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, लेकिन शाह के फोन के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टेट हैंगर जाने के निर्देश दिए। इस बीच शाह वीआईपी लाउंज में विजयवर्गीय का इंतजार कर रहे थे। विजयवर्गीय के पहुंचते ही दोनों नेताओं ने लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। संगठन चुनाव को लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, तय प्रक्रिया के अनुसार भाजपा संगठन का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द पूर्णता की ओर जाएगा। देखिए, भाजपा में संगठन पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ चल रहा है। बूथ, मंडल और जिले के संगठन पर्व से अब प्रदेश संगठन पर्व हो गया है। तो तय संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्वाचन है, वो अतिशीघ्र पूर्णता की ओर जाएगा। संगठन चुनाव में देरी पर कांग्रेस का तंज। प्रदेश अध्यक्ष के नाम में विलंब पर साधा निशाना। भाजपा लड़ रही है अस्तित्व की लड़ाई। पीएम को करना पड़ रहा है संगठन में हस्तक्षेप। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विजयवर्गीय को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माना जा रहा है। एक वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि एमपी के दो नेता अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा। मिश्रा 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से सक्रिय नहीं है और विजयवर्गीय, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को एक विकल्प के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इधर शाह और विजयवर्गीय की मुलाकात पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जिस तरीके से भाजपा संगठन चुनाव में देरी देखने को मिल रही है, भाजपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री तक को एमपी के संगठन में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में लड़ाइयां देखने को मिली हैं, कार्यकर्ताओं की, जिलाध्यक्षों की देरी से नियुक्तियां देखने को मिली है, उसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी जो ठहराव है वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश राज्य के लिए, ऐसा सुनने में आया है। तो ये लगातार जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी है भाजपा, वो जनता के बीच में, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना संगठन संभल रहा है, ना सत्ता संभल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य का अगला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव है। वर्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया है। एक पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, मार्च में कभी भी भोपाल आ सकते हैं। वे 413 पार्टी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये प्रतिनिधि ही अगले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति मार्च के पहले हफ्ते के अंत तक होने की उम्मीद है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद अब प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से भी बीआरटीएस हटाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीआरटीएस को हटवाने के संकेत पहले ही दे चुके हैं और अब आखिरकार हाईकोर्ट के हरी झंडी देने के बाद इंदौर बीआरटीएस हटने जा रहा है। इधर कांग्रेस मामले में लापरवाह रवैये का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रही है। क्यों बीआरटीएस पर फिर गरमाई है सियासत, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। इंदौर बीआरटीएस हटाने का रास्ता साफ। सरकार का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। इंदौर भी बनने जा रहा बीआरटीएस फ्री। बीआरटीएस से आखिरकार मुक्त होगी प्रदेश की आर्थिक राजधानी। सीएम मोहन यादव पहले ही दे चुके हैं संकेत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रक्रिया तेज। शहर की चाल में बन रहा था बड़ी अड़चन। महापौर ने कही इंदौर को बीआरटीएस मुक्त बनाने की बात। कांग्रेस ने भी किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। निर्माण पर आरोप लगाते हुए की जांच की मांग। बीआरटीएस का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे इंदौर में 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया था। पूरे कॉरिडोर में 20 बस स्टॉप पर 49 आई बसों का संचालन हो रहा है, जिसका संचालन AICTSL करता है। अफसरों की माने तो औसतन 55 से 65 हजार यात्री इसमें रोजाना सफर करते हैं, जिनमें बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों का है। बीआरटीएस से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। साथ ही इसके कारण जंक्शन पर ब्रिज बनाने में भी परेशानी आ रही है। एक ओर जहां सरकार बीआरटीएस हटाने को जनता के पक्ष में बता रही है, दूसरी ओर स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग इसे सफर के लिए काफी जरूरी बताते हैं। बीआरटीएस हटाने को लेकर हमने जनता का मन टटोलने का भी प्रयास किया। आइए जानते हैं बीआरटीएस हटाने को लेकर क्या कहती है जनता। बेसिकली जैसे मैं तो रोज ट्रैवल कर रही हूँ आईबीएस के थ्रू, तो मेरे लिए तो ये लाइक एक नेगेटिव ही है चीज़ कि मतलब मेरे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो गलत तो नहीं होंगे। बस यही है कि जितने भी लोग जो रोज़ ट्रैवल करते हैं या फिर जो हॉस्टलर्स हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बीआरटीएस बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और ट्रैफिक भी इससे बहुत ईजी हो जाता है, तो ये अच्छा ही है। मतलब अगर तोड़ेंगे तो और बसेस जब मेन रोड पर आएंगे तो ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीआरटीएस ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये कि इतना जल्दी सफ़र हो जाता है, स्टूडेंट हो एम्प्लॉयज़ हो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक तो अब इससे दुखी हो ही रही है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि इसको जैसा चल रहा था सुचारू रूप से चलाना चाहिए था। भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब सरकार इंदौर को भी बीआरटीएस फ्री बनाने जा रही है, जिसके लिए भोपाल मॉडल ही प्रयोग में लाया जा सकता है। जिस प्रकार से भोपाल में रात के समय जब ट्रैफिक का दबाव कम होता था, तब कॉरिडोर को हटाया जाता था। इंदौर बीआरटीएस का 6 किलोमीटर का हिस्सा बॉटलनेक है। LIG से व्हाइट चर्च रोड तक सड़क की चौड़ाई कम है, जिस कारण से यहाँ ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा होता है। सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से इसे हटवाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। लगभग 3 महीने पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसे हटाने की बात कह चुके हैं। हालांकि मामला कोर्ट में लंबित होने पर हाईकोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों में बीआरटीएस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, जिसमें सीनियर वकील अमित अग्रवाल के साथ ही IIM और IIT के डायरेक्टर की ओर से नॉमिनेट एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। हाईकोर्ट इसके पहले भी साल 2013 में बीआरटीएस की उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच के लिए कमेटी गठित कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस बारे में कहा कि याचिका में दोनों ही पक्ष बीआरटीएस हटाने पर सहमत थे, इसलिए कानूनी अड़चन नहीं आई। बीआरटीएस के हटने से शहर के ट्रैफिक में अलग सुगमता आएगी और ब्रिज भी बन सकेंगे। बीआरटीएस के हटने से सड़क चौड़ी हो जाएगी, बस लेन हटाने का काम शुरू हो रहा है। याचिका बीआरटीएस को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है, तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अमल जाना शुरू हो जाएगा। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी
और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। इधर कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शहर की चाल में अड़चन बन रहे बीआरटीएस को जरूर हटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता राकेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। देखिए, बीआरटीएस के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है स्वागत योग्य, और बीआरटीएस निश्चित तौर पर एक नासूर था इंदौर के लिए। जिन्होंने बीआरटीएस को ये बताया था कि वो जीवन रेखा बनेगी इंदौर की, और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ था। आज वो करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं, उसको हटाने के लिए और पैसा लगेगा, तो इसमें जांच होना चाहिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बीआरटीएस मुक्त होने से ट्रैफिक के मामले में भी सुगम बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ ही कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जनता की सुविधा के लिए बनाए गए बीआरटीएस कॉरिडोर से इंदौर कब तक मुक्त हो पाता है और प्रशासन सुचारू ट्रैफिक का संचालन करते हुए परस्पर हटाने की प्रक्रिया भी कैसे जारी रख पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाकुंभ में ना पहुंचने को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ का समापन होते ही त्रिवेणी संगम में सियासत ने डुबकी लगानी शुरू कर दी है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास रहा। 144 साल बाद अद्भुत संयोग बना। महाकुंभ तक पहुंचने में लोगों ने चाहे जितनी परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन संगम में डुबकी लगाने के बाद सबके चेहरे पर एक अलग तरह का संतोष दिखा। क्या आम क्या खास, संगम में सबने एक साथ डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हर कोई उत्साहित था। करीब करीब देश की आधी आबादी ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। महाकुंभ में अमेरिका की आबादी से लगभग 2 गुने 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। लेकिन सियासत गांधी परिवार के महाकुंभ में न पहुंचने को लेकर शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर शुरू हुई सियासत। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी को बताया चुनावी हिंदू। महाकुंभ को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को घेरा। कहा राहुल दिखावे के लिए पहनते हैं जनेऊ। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया नकली हिंदू। कांग्रेस ने किया राहुल गांधी का बचाव। कहा हमें भाजपा नेताओं से नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। गांधी परिवार के महाकुंभ में न पहुंचने को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। एमपी में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को नकली हिंदू बताया है। राहुल गांधी पर निशाना साधा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपने नेता को लेकर मोर्चा संभाल लिया, जिससे फिलहाल एमपी में नेता एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। यूं तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता संगम में डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन भाजपा राहुल गांधी के महाकुंभ में न पहुंचने को लेकर हमलावर है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 45 दिनों में 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार नहीं पहुंचा। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद को हिंदू कहते हैं। मुझे लगता है कि 144 साल बाद ये एक ऐसा मुहूर्त का कुंभ था जिसको महाकुंभ कहा गया।
हर सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, उसके मन में, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में, उसके भाव में, उसकी भावना में यही अरमान होता है कि कम से कम एक डुबकी तो गंगा मैया में कुंभ में लगा ही लूं। पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। राहुल गांधी पर हमला करने वाले भाजपा नेताओं में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को नकली हिंदू बताया है और राहुल के प्रयागराज महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोर्ट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर गए। जाहिर है भाजपा नेताओं के लगातार आ रहे बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आनी ही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता और सीनियर प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा नेताओं के बयानों पर पलटवार किया और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा जो है भविष्य के शंकराचार्य जी हैं और वो तय करते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जो है बुद्ध है। कौन है रामेश्वर शर्मा जी? वो तय करेंगे। जन्मना होता है हिंदू। रामेश्वर शर्मा के सर्टिफिकेट से कोई हिंदू नहीं बनता है। भारत की संस्कृति की दिन भर चर्चा करके उस पर दुकान चलाते हैं और भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। हिंदू जन्मना होता है, जन्म से होता है वो हिंदू। वो जो है किसी धार्मिक अनुष्ठान से हिंदू नहीं बनता है। और जो है रामेश्वर शर्मा जी से मेरा प्रश्न है, वो इस बात का जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। गोदावरी में क्यों डुबकी नहीं लगाई मोदी जी ने? कृष्णा कावेरी में क्यों नहीं डुबकी लगाई मोदी जी ने? और यहाँ पर जो है चित्रकूट में आके क्यों नहीं डुबकी लगाई? सब धाम है, सब जगह नदियाँ पवित्र हैं और सब जगह जो है वही पुण्य मिलता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने को लेकर शुरू हुई सियासत कहां जाकर खत्म होती है। लेकिन एक बात तो साफ है, भाजपा इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और ये सियासत अभी और सुलगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है, लेकिन 4 चुनाव हारने के बाद पार्टी की कमर अब टूटने लगी है। हार के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर भी फूटे। प्रदेश भर के कई कार्यकर्ता अपनी नाराजगी भी जताते हुए नजर आए। इससे पहले भी कांग्रेस में ऐसी नाराजगी लगातार देखने को मिली है। हर बार मंथन करने की चर्चा होती है और इस बार भी नाराजगी के बाद हार को लेकर कांग्रेस में मंथन का इंतजार है। इस बीच सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी जमकर चुटकी लेती भी नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की हार पर मंथन का इंतजार, कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी को कर रही डैमेज, टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर। क्या अकेले पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं हार के जिम्मेदार? कांग्रेस में अंतर कलह पर सियासत हुई तेज। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन का इंतजार है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से फूट रहे विरोध के स्वर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि निकायों में टिकट बंटवारा बड़े नेताओं की पसंद और विधायकों की पसंद के आधार पर किया गया है। ऐसे में हार की जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं और विधायकों की बराबर ही है।
हार की जिम्मेदारी को लेकर कांग्रेस में हो रही चर्चा पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। इतना ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इतनी बुरी हार उनकी क्यों हो रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में मिली हार कांग्रेस के लिए मंथन का विषय बन गया है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। पहले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और अब निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। लगातार मिल रही हार के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं का सवाल उठाना लाजमी भी हो रहा है। हालांकि बीते दिनों हुए विधायक दल की बैठक में इसे लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी न मानते हुए तमाम बड़े नेता और विधायकों की भी जिम्मेदारी मानी गई है। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां सवाल खड़े कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस खुद के घर को संभालने की नसीहत दे रही है। आपस में पार्टी हमारे नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का बैठक था, उसमें चर्चाएं हुई और बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी कि टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान तक का हमारी सबकी जवाबदारी थी और उस जवाबदारी में सब लोग सम्मिलित हैं। लेकिन अरुण साव पहले अपना घर तो संभाल ले, फिर बाद में कांग्रेस का चिंता कर ले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। इन चारों चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस खराब ही नजर आई है। इससे दीपक बैज के नेतृत्व पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं दिखी। ऐसे में कार्यकर्ताओं और नेताओं के सवाल कई मायनों में खास हो जाते हैं, जिसे लेकर बीजेपी तंज भी कस रही है। अब देखना होगा कि आखिर लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस में मंथन कब तक शुरू होता है। रायपुर से BSTV के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। बात सियासत की, मैं फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।